पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंगली पेविलियन के लोग सिंग्यू पेविलियन के कैंप्स पर हमला कर रहे थे, जिससे कि वो अपनी जगह को बढ़ा पाए। लेकिन सही समय पर वहाँ जियान और उसके दोस्त पहुँच गए, जिन्होंने फेंगली पेविलियन को डराकर वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इनके पास 200 लेवल के ज्यादा वॉरियर्स थे। वैसे अभी एंशिएंट रुइंस ओपन होने में थोड़ा समय था, इसलिए ये वहीं एक कैंप में वेट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रात के समय एक मिस्टीरियस लेडी आकर जिया पर किसी तरह का मैजिक यूज करने की कोशिश करती है। वो जिया को खत्म करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे लगा ये कोई और लोग हैं। लेकिन जब उसे असलियत पता चली तो उसने भागने की कोशिश की। जियान ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी और फिर जियान भी वापस लौट आया। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग कुछ समय के बाद से होती है। ये तब का टाइम था जब वो एंशिएंट रुइंस ओपन होने वाला था, मतलब उस पर जो सील लगी थी वो आज ब्रेक होने वाली है। अब सभी लोग जैसे ही उस सील के ब्रेक होने की एनर्जी को महसूस करते हैं तो तुरंत ही उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। जियान वहाँ जाने से पहले एल्डर हु से कहता है कि वो और उनके बाकी साथी डिसाइपल्स अभी यहीं रुके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग साथ होंगे उन पर हमला करना उतना ही ज्यादा आसान होगा, और वैसे भी वो जगह बहुत खतरनाक होगी। अभी जियान उनका यंग मास्टर है, इसलिए एल्डर हु ने उसकी बात मान ली थी। जिसके बाद जियान अपने बाकी दोस्तों के साथ सीधा एंशिएंट रुइंस के मेन गेट की तरफ चला गया था। वैसे उस जगह पर ऑलरेडी दूसरे पेविलियन पहुंच चुके थे, जैसे फेंगली पेविलियन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब। अभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से अभी फेंग क्विनर भी आई थी। वो एल्डर ली को देखकर उन्हें हेलो कहती है। एल्डर ली नोटिस करते हैं कि इस बार हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से एल्डर हुआंग ज़ुआन भी उनके साथ है। वो हैरान थे। वो बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप भी यहाँ आएंगे, जिस पर एल्डर हैंग ज़ुआन कहते हैं कि एल्डर ली भी यहाँ आए हैं। इसका मतलब एंशिएंट रुइन रूम में जरूर ही कुछ खास चीजें हैं जिन्हें फेंगली पेविलियन लेना चाहता है। इस पर एल्डर ली कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्डर हैंग ज़ुआन यहाँ है तो हमें नहीं लगता कि फेंगली पेविलियन को कुछ मिल पाएगा। अभी वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ जियान और उसके दोस्तों की एंट्री होती है, जिसके बाद सभी का ध्यान जियान पर आ जाता है। जियान भी यहाँ आकर देखता है कि उधर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब, फेंगली पेविलियन, आइस रिवर वैली और ज़ुआन मिंग सेक्ट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वैसे इन सभी सेक्ट से जियान की दुश्मनी है। अभी फेंग क्वेनर जब जियान को वहाँ देखती है तो वो तुरंत ही कह पड़ती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा मामूली लड़का कभी दोजुन पर पहुंच पाएगा। अभी इस पर जियान तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जियान ने ये चीज सुन ली थी। वो आगे आते हुए फेंग क्वेनर से कहती है कि तुम खुद तो दोजुन तक नहीं पहुंच पाई और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हो। अभी ऐसा बोलते हुए जियान ने पूरी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का मजाक उड़ा दिया था, जिससे फेंग क्वेनर को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी उसके साथ खड़ा वो लड़का उससे कहता है कि वो शांत हो जाए। वो फेंग क्वेनर को समझाता है कि क्लैन के इनहेरिटेंस मिलने के बाद वो भी दोजुन को आराम से अचीव कर लेगी, इसलिए उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं। वैसे उसे समझाने के बाद वो लड़का जियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वैसे मैंने एक और बात सुनी है कि तुम्हारे पास हमारी ब्लड लाइन की ब्लड ड्रॉप है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। अगर तुम छिप कर रहते तो तुम हमसे बच सकते थे, लेकिन अब तुम यहाँ आ चुके हो। आगे का समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जियान इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, पर वहाँ फेंगली पेविलियन और ज़ुआन मिंग सेक्ट के लीडर्स इस चीज पर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब भी जियान के दुश्मन है। इसका मतलब उन्हें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी जब वो ऐसा सोच रहे थे, उसी समय वहाँ बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर की एंट्री होती है, मतलब मास्टर तैंग की एंट्री। वहाँ उनके साथ अभी मिस हुआ भी थी, जो कि जियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी मास्टर तैंग यहाँ जियान के पास आते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। वो अभी जियान को पिल होल कंपटीशन जीतने के लिए और 200 लेवल पर पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे। ये सुनकर लोग हैरान थे कि जियान ने पिल होल कंपटीशन जीता है। इस पर जियान वही जवाब देता है जो वो हर बार देता है। वो कहता है कि मैं बस थोड़ा लकी था। पर मास्टर तैंग जानते हैं कि जियान कितना ज्यादा मेहनती है। वो यहाँ पीछे पलटते हुए बाकी सभी सेक्ट और पेविलियन के लीडर्स को ये चीज समझा देते हैं कि वो मतलब बर्निंग फ्लेम वैली जियान की दोस्त है और जियान ने उन पर एक एहसान किया था, इसलिए अगर कोई जियान को चोट पहुंचाने का सोचेगा भी तो इसका मतलब वो बर्निंग फ्लेम वैली से दुश्मनी मोल ले रहा है। अब ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहाँ एल्डर हैंग ज़ुआन भी अभी हैरानी से फेंग क्वेनर और बाकियों से कहते हैं कि अब हम जियान पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बीच में किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, और वैसे भी
हम यहाँ जियान को टारगेट बनाने के लिए नहीं आए थे, हम जिस काम के लिए आए हैं उसी पर फोकस करेंगे। वैसे अभी जियान इस चीज से खुश था क्योंकि अब उन्हें भी बीच में डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। वो मास्टर तैंग को शुक्रिया कहता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ एंशिएंट रूइंस के मेन गेट के पास थोड़ी हलचल महसूस होती है। मतलब शायद वो सील अब कमजोर पड़ने लगी है। वैसे इस हलचल के कुछ देर बाद वहाँ क्रैक्स भी पड़ना शुरू हो चुके थे, जो देखकर कुछ डिसाइपल्स को लगा कि शायद अब वो एंशिएंट रूइंस में जा सकते हैं। वो पहले वहाँ जाना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से आगे बढ़ गए। पर ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि अचानक ही उन क्रैक्स के बीच से एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसके चलते वो सारे डिसाइपल्स जो कि पहले आगे बढ़े थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। मतलब उनकी बॉडी भी अब वहाँ नहीं थी। ये एनर्जी बहुत पावरफुल थी। इसे रोकने के लिए सभी पेविलियन और सेक्ट्स के लीडर आगे आकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं। यहाँ जियान ने भी सेम वैसा ही एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि दॉसन रियलम की एनर्जी से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, वरना ये एनर्जी उन्हें भी अफेक्ट करेगी। अभी जिन जिन ने वो बैरियर बनाया था वो लोग बच चुके थे। साथ ही बाकी सेक्ट ने भी अपने सारे डिसाइपल्स को भी बचा लिया था, लेकिन कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इससे वो लोग ये चीज जरूर समझ चुके थे कि यहाँ हर कदम बहुत देख कर रखने की जरूरत है। वैसे इधर लॉर्ड त्यानहाओ अभी जियान से कह रहे थे कि ये टेस्ट जरूर डॉ शेंग सीनियर्स ने रखा होगा। असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने एंशिएंट रूइंस के ऊपर इस सील को अप्लाई किया था। अभी लॉर्ड त्यानहाओ वो कह रहे थे कि वो नहीं चाहते होंगे कि कोई दॉसन या उससे कम लेवल का कल्टीवेटर एंशिएंट रूइंस में एंटर करे। इस वजह से उन्होंने इस तरह की सील क्रिएट की। अचानक ही वहाँ फिर से एक हलचल महसूस होती है। नीचे टोटल 10 स्टैचूज थे जो कि अचानक से हिलने लगे थे। उनकी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है और वो स्टैचूज पपेट में बदल जाते हैं। अभी सभी लोग उन्हें देखकर हैरान थे क्योंकि वो सारे पपेट्स दॉसन लेवल पर हैं। अभी सिंपल सी बात थी, इसलिए सभी लोग समझ चुके थे कि ये 10 पपेट्स असल में एंशिएंट रूइंस के मेन गेट के गार्ड्स हैं। इसका मतलब इन्हें एंशिएंट पपेट्स कहा जा सकता है। वैसे ये चीज भी पक्का थी कि अभी अगर एंशिएंट रूइंस के अंदर जाना है तो इन पपेट्स को रोकना होगा। अभी वही टू जुआन सेट का एक लीडर जिनसे इंतजार नहीं हो रहा था वो तुरंत ही आगे बढ़ पड़ते हैं क्योंकि उनके लिए इस तरह के पपेट्स को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने अभी आगे आकर एक पपेट को बहुत ही इजीली नीचे जमीन पर पटक दिया था, जो देखकर बाकी 9 पपेट आगे बढ़ते हैं। मतलब वो सभी मिलकर हमला करने लगे थे, लेकिन उस एल्डर के लिए उन सभी के साथ एक साथ लड़ना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो अभी उन सभी को हटाते हुए नीचे गिरा रहे थे। अचानक ही वो सारे पपेट्स पीछे हट गए, जो चीज देखकर वो एल्डर और साथ ही बाकी लोग बहुत हैरान थे। वैसे वो सारे पपेट्स एक सर्कल क्रिएट करते हैं जिसके बीच एक पपेट खड़ा हो जाता है और वो बाकी सारे पपेट एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं। जिसके बाद वो बीच वाला पपेट दॉसन के सेकंड स्टार पर पहुंच चुका था। मतलब उन बाकी पपेट्स ने उसकी पार को बढ़ा दिया था। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान थे। यहाँ जियान भी बहुत हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या इस तरह से फॉर्मेशन क्रिएट कर भी पपेट्स आपस में पार बढ़ा सकते हैं। पर अगर ये सच है तो इसका मतलब आज उस एल्डर का बुरा दिन है, क्योंकि वो उस 2 स्टार दॉसन लेवल के पपेट को नहीं हरा सकता। अभी जब वो पपेट उस एल्डर पर हमला करना शुरू करता है तब उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वो पिट रहा था, लेकिन दूसरा कोई भी सेक्ट मदद करने के इरादे से वहाँ नहीं आया है, इसलिए वो लोग बस उसे पिटते हुए देखते हैं। अभी कुछ देर जियान भी वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में आता है कि अगर वो किसी तरह से इन सभी पपेट्स को जीत ले, मतलब उन्हें अपने कंट्रोल में ले आए, तो इन सभी की मदद से और अपने पुराने वाले पपेट की मदद से वो 5 स्टार दॉसन के कल्टीवेटर से भी लड़ सकता है। यही चीज सोचते हुए जियान तुरंत ही आगे बढ़कर उस एल्डर को संभालता है और उससे कहता है कि वो इस मेन 2 स्टार दॉसन वाले पपेट को सिर्फ कुछ देर संभाले, जब तक वो बाकी 9 पपेट्स को रोकेगा। अभी बाकी 9 पपेट्स वहीं खड़े होकर अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। इसका मतलब अगर उन्हें कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता तो शायद ये 2 स्टार दॉसन लेवल का पपेट रुक जाता, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। पर अब जियान वहाँ आ चुका था। वो तुरंत उस फॉर्मेशन के बीच में जाकर खड़ा होता है और अपनी एनर्जी से बाकी 9 पपेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अभी ये चीज देखकर वहाँ फेंग क्वेनर समझ चुकी थी कि जियान उन सभी पपेट्स को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी उसकी ये बात सुनकर उसके पास खड़ा वो लड़का कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ये पपेट्स हमारी नहीं हुई तो इन्हें जियान भी नहीं ले पाएगा। इतना कहते हुए वो तुरंत ही जियान को रोकने के लिए वहाँ उस फॉर्मेशन के पास आने लगता है। दूसरी तरफ उस 2 जुआन सेट के एल्डर ने एक खास तरीके का प्रिजन क्रिएट करते हुए
उस 2 स्टार दोजोन लेवल के पपेट को कैद कर लिया था, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, इसलिए वो जियान से जल्दी करने को कहता है। वैसे इधर वो लड़का जब उस फॉर्मेशन के पास आता है तो वो जियान को अपना टारगेट नहीं बनाता, बल्कि वो उन पपेट्स में से एक पपेट को डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे कि वो फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाए और वो सभी पपेट जियान पर हमला करना शुरू कर दे। ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जियान वहाँ ऐसे ही बीच में नहीं खड़ा हुआ, उसने पहले ही ये सारी बात सोच ली थी। इसलिए जैसे ही वो लड़का यहाँ उन 9 पपेट्स में से एक पपेट पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी जियान का पुराना वाला पपेट सामने आकर उसे रोक लेता है और उसे पीटने लग जाता है। इधर जियान उस फॉर्मेशन के बीच में खड़ा होकर उन सभी का पपेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी एनर्जी उन सभी पपेट्स के साथ मर्ज होती है और वो जियान के कंट्रोल में आ जाते हैं, जिसके बाद जियान ने उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ उस 2 स्टार दोजोन वाले पपेट को देखते हैं, जो कि टू जियान सेक्ट के उस एल्डर को लगभग खत्म ही करने वाला था, लेकिन जियान ने सही समय पर उसे भी स्टोरेज रिंग में भेजकर उस एल्डर की जान बचा ली। वैसे इस तरफ अभी उस लड़के की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि वो जियान के पहले वाले पपेट से बहुत बुरी तरह से पिट रहा था। वहाँ शायद उसकी भी जान चली जाती, लेकिन तभी एल्डर हैंग जुआन ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट करते हुए उसकी जान बचा ली। इससे अब माहौल में थोड़ी गर्मी आ चुकी थी, मतलब शायद उनके बीच लड़ाई भी हो सकती थी। लेकिन फिर से वहाँ एंशिएंट रुइन के मेन गेट पर हलचल महसूस हुई, लेकिन इस बार ये जो हलचल थी ये सच में उस गेट के ओपन होने की थी। जियान ने जैसे ही ये चीज महसूस की, उसने तुरंत ही मास्टर तैंग से कहा कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद मास्टर तैंग ने उसे परमिशन दी और वो अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले एंशिएंट रुइन के मेन गेट के अंदर चला गया। उसने जाने से पहले अपने उस फर्स्ट पपेट को भी वापस रख लिया था। इधर बाकी सारे सेक्टर पेवेलियन के लोग भी धीरे धीरे उस एंशिएंट रुइन के मेन गेट के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम उस लड़के का चेहरा देखते हैं, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अब जियान से बदला लेना चाहता है। उसकी आज यहाँ बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई। खैर, गलती उसी की थी। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर एंशिएंट रुइन्स के अंदर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पैलेस है जिसमें कई सारे ब्रिज बने हुए हैं। यहाँ अलग अलग ब्रिज पर अभी सभी पेवेलियन के लोग खड़े हुए थे। इन्हीं में से एक ब्रिज पर जियान और उसके दोस्त खड़े हुए हैं। वैसे अभी वो ब्रिज सामने की तरफ जाता है, जहाँ एक एनर्जी से पोर्टल टाइप का बैरियर वगैरह कुछ बना हुआ है। सभी लोग नॉर्मली आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इन पर फ्लेम बॉल से हमला होने लगता है। ये अटैक्स ऑटोमेटिकली हो रहे थे, इसलिए इधर जियान ने तुरंत ही हार्ट बर्निंग फ्लेम से एक बैरियर क्रिएट किया, जो कि उन लावा बॉल से उन्हें बचा रहा था। वैसे इन ब्रिज के नीचे लावा है, इसलिए इन्हें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही ये सामने बने उस पोर्टल को पार करते हैं, तो ये फिर से एक पुल पर आ जाते हैं। ये सेम वैसा ही पुल था जैसे अभी उन्होंने पार किया, लेकिन फिर भी ये फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर ये फिर से सेम उसी लोकेशन पर आ चुके थे। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जियान समझ चुका था कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। वो तुरंत ही नीचे की तरफ देखता है, जहाँ हर तरफ लावा है। अभी जियान सोच रहा था कि जरूर आगे का रास्ता इस लावा से होकर जाता है, लेकिन बाकी सभी को शक है। पर जियान अपनी कॉन्शियसनेस से लावा के अंदर जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका शक सही था। जिसके बाद वो सभी को अपनी फ्लेम से कवर कर तुरंत लावा में जंप करने को कहता है। जिसके बाद वो लावा के थ्रू उस दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, जो कि असली एंशिएंट रुइन्स है। मतलब पहले वो ऊपर की जो जगह थी, वो भी असल में उस दौशेंग लेवल के सीनियर का एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि यहाँ आने वाला कितना समझदार है। वैसे जियान अभी बाकियों से कह रहा था कि बाकी लोगों को उस हेवन लेवल की कॉम्बैट टेक्निक के लिए लड़ने दो। हमारा मेन फोकस सोल फ्रूट है, इसलिए हमें अब उसके लिए निकलना चाहिए। वो तुरंत ही जिया से कहता है कि अब आगे का काम उसका है। जिसके बाद जिया उस फ्रूट को स्मेल करने लगती है। वो तुरंत ही एक गेट के पास आ चुकी थी। ये बहुत बड़ा गेट था। जैसे ही वो उस गेट को ओपन करती है, तो वो एक माउंटेन को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा जंगली इलाका था, लेकिन वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वैसे जिया फिर से उस सोल फ्रूट को स्मेल करने की कोशिश करती है और उसे फिर से वो स्मेल मिल जाती है। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही उस जगह के लिए निकल चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वहाँ पहुँच भी चुके हैं। सामने ही वो पेड़ था जहाँ सोल फ्रूट मिलेगा, लेकिन वो एक तालाब के बीच है और वहाँ बहुत ही ज्यादा शांति है। वैसे तो सभी लोग बहुत खुश थे, पर तभी जिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। मतलब कोई भी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। जियान को भी ये बात सही लगती है।
अचानक ही उनके सामने पानी से निकलकर एक स्काई वाटर ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। वैसे असल में ये स्काई वाटर ड्रैगन उस सोल फ्रूट का प्रोटेक्टर है। अभी जियान उस ड्रैगन को देखकर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि स्काई वाटर ड्रैगन ओरिजिनली नॉर्मल वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये सरवाइव कर पाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जियान अभी जिया से कह रहा था कि अगर ये कुछ ट्रिब्यूलेशन टेस्ट को पास करे तो आगे चलकर ये एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन भी बन सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। पर जिया नॉर्मली अपने एटीट्यूड के हिसाब से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के मुकाबले ये तो एक नॉर्मल सी मछली है। वैसे इतना कहने के बाद वो तुरंत ही उस स्काई वाटर ड्रैगन के पास आ जाती है। वो ड्रैगन पहले तो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था, लेकिन जब जिया ने अपनी एनर्जी रिलीज की तो वो ड्रैगन तुरंत शांत हो गया और जिया के पास आ गया। जिया उसके सर पर हाथ फेरते हुए इशारा करके बताती है कि वो यहाँ उस सोल फ्रूट के लिए आई है। वो ड्रैगन बहुत टाइम से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ऐसे ही किसी को वो फ्रूट ले जाने नहीं दे सकता। इसलिए उसने अपना सर नीचे कर लिया था, क्योंकि वो जानता है कि वो जिया से ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर वो अपना काम जरूर करेगा। अभी जिया देखते हुए तुरंत जियान को बुलाती है और कहती है कि क्या हम उस सोल फ्रूट के बदले उसे कुछ अच्छी चीज दे सकते हैं। जिसके बाद जियान भी वहाँ आकर सबसे पहले उस ड्रैगन को सॉरी कहता है, क्योंकि उन्होंने उसे डिस्टर्ब किया, और उसके बाद कॉम्पनसेशन के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास बाहर निकालता है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम जल्दी इवॉल्व कर सकते हो। उस ड्रैगन को भी यही चीज चाहिए थी, इसलिए वो तुरंत ही हाँ में सर हिलाकर उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लेता है और वापस पानी में चला जाता है। जिसके बाद जियान उस सोल फ्रूट को लेने चला गया था। वैसे यहाँ जिया वापस नीचे आ जाती है। अभी वो जगह को देख रही थी, तभी उसे कुछ एनर्जी पार्टिकल्स वहाँ फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। वो नॉर्मली उन्हें टच कर कर देखती है, तो अचानक ही उसे अपने होम टाउन के कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं। उसे अभी थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए वो शॉक होकर वहीं खड़ी हुई थी। जो चीज देखकर जियांग ज़ेन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। जियान भी ये चीज देखकर वहीं आ चुका था। जिया बताती है कि उसे एक फेमिलियर सी एनर्जी महसूस हुई, जो कि उसे अपने पास बुला रही है, और वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।